हेलो दोस्तों, पॉलिटी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के प्रश्नों को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न आ चुका है हमारा, क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों के केंद्रीयकरण निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार का अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद ध्यान रख लीजिएगा, 14 से लेकर कितना तक चला जाएगा, 18 तक, जो कि कानून के समक्ष समानता और सामाजिक समानता की बात करता है। वहीं स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 19 से 22 तक। ऑप्शन सी दिया हुआ था कल्याण की अवधारणा का, और ये क्या है? कल्याण की अवधारणा तो एक व्यापक सिद्धांत है जिसमें सभी नागरिकों का क्या है, कल्याण शामिल है। लेकिन जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, जो कि अनुच्छेद की अगर बात करें तो 36 से लेकर 51 तक। ठीक, ये बात हुई। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं, तो आयरलैंड से। और अभी क्या इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो देखिएगा, तो नोट डाउन करते चलिएगा। ध्यान रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 39 का सी के अनुसार, किसके अनुसार, तो 39 का सी के अनुसार राज्य का क्या है, कर्तव्य है कि वह आर्थिक संसाधनों का, ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु लिखा जा रहा है कि आर्थिक संसाधनों के केंद्रीयकरण पर क्या करेगा, रोक लगाएगा। तो ये अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है। वहीं आपसे कुछ नीति निर्देशक तत्व से संबंधित एक कथन बार बार पूछ लिया जाता है। किनके द्वारा दिया गया था, तो केटी शाह के द्वारा एक कथन। कौन सा कथन? उन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, क्या है, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, बैंक की इच्छा पर निर्भर है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। दूसरा प्रश्न आ गया है काफी महत्वपूर्ण में से एक, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा जा रहा है। और ये करेंट के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और पॉलिटी के दृष्टि से भी, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अब इसका चलिए हम बारी बारी से कथन देख लेते हैं। पहला कथन है क्या, कि इसका प्रावधान जो है भाग 3 में है। तो ये तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर इसके प्रावधान की बात करेंगे तो भाग 4 में है, तो इसलिए ये गलत हो गया। हमसे सही कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक नंबर किस किस में है, तो ए में ही है, तो यानी कि ये नंबर तो इस तरह से खत्म हो गया। दूसरा देख लेते हैं, इसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में है, तो बिल्कुल है ये अनुच्छेद 44 में, तो 2 नंबर सही हो गया। 2 आ रहा है बी में भी और 2 आ रहा है सी में, तो उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, इसको भी कट कीजिए। अब तीसरा सेंटेंस पढ़िए, वर्तमान में यह संपूर्ण भारत में लागू है। नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है, यानी 3 भी गलत हो गया, तो सी नंबर ऑप्शन भी कट हो गया। अब लास्ट 4 नंबर कथन पढ़िए, संविधान में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का क्या करे, प्रयास करे। तो सही है, तो 2 और 4 क्या हो गया, सही हो गया।
हमसे सही ही पूछा जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में यह संपूर्ण भारत में लागू नहीं है। और इससे संबंधित जो भी जानकारी दी हुई है इसको लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए फिर से आ गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। इस बार आपको कथन सही पहचानना है। तो देखिए यह आयरलैंड के संविधान की देन है, बिल्कुल है, यह भी हम लोग जाने थे। तो देख लीजिए एक नंबर कहाँ कहाँ मौजूद है, तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। ठीक, अब इन तीनों में देख लेते हैं। इसका प्रावधान भाग 4 का ए में है, तो ये क्या है, गलत दिया हुआ है, क्योंकि 4 का ए में नहीं बल्कि सिर्फ भाग 4 में है। ये बात आपको क्या करना चाहिए, अभी हम लोग जाने भी थे। वही बात करें तीसरा नंबर का, तो देखिए तीसरा नंबर क्या है, यह कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। तो ये सेंटेंस भी सही है, हमसे तो सही ही पूछा जा रहा था। तो 1 और 3 क्या हो गया, सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और रही बात इसके अनुच्छेद की कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद तो 36 से लेकर 51 तक हो जाएगा। और ये अभी हम लोग पहले जान भी चुके हैं, चूंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ही संबंधित प्रश्न आ चुका है। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 312 जो हो जाएगा इनमें से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन से, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो इसमें अगर बात करें तो जो अखिल भारतीय की सेवाओं का सृजन है, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि 3 खास करके तीन प्रतिष्ठित सिविल सेवाएं शामिल हैं, सिविल सेवाएं शामिल हैं, ध्यान रखिएगा शामिल हैं। जैसे में बात करें तो ध्यान रख सकते हैं IAS यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात हो रही है। दूसरा बात करें तो IPS और एक तीसरा ध्यान रखिएगा IFS। तो इसी में ये तीनों क्या है, शामिल है। वहीं अगर बात करें लोक सेवा आयोग की, ठीक, ये तो हो गया संघ लोक सेवा आयोग। अगर सिर्फ लोक सेवा आयोग रहे, लोक सेवा आयोग की बात, तो ध्यान रखिएगा इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 315। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है ये आपको देखना है। ठीक, यानी कि संघ के लिए हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए हो जाएगा लोक सेवा आयोग। ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए। वहीं आप यहाँ पर एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और क्या कहता है सदस्यों की नियुक्ति या फिर उनको हटाने की शक्ति की अगर बात करें, तो जब नियुक्ति की बात आएगी राज्य वाला में, तो ध्यान रखिएगा कि नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। लेकिन जो हटाने की शक्ति है वो राज्य लोक सेवा आयोग में वो राष्ट्रपति के पास होता है। किनके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास। तो ये पॉइंट इसमें आप क्या करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। जबकि अगर बात करें हम संघ लोक सेवा आयोग में, संघ लोक सेवा आयोग में, तो उसमें जो है नियुक्ति कहिए यानी कि अध्यक्ष के या फिर सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग का, उसकी नियुक्ति और क्या कहता है,
हटाने की शक्ति दोनों, हटाने की शक्ति दोनों किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है ये जरूर ध्यान दे लिया करें, उसके बाद ही आंसर दे। 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है? राज्यसभा की बात आई है तो ये ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 80 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 80। राज्यसभा की अगर बात करें तो इसे अस्थाई सभा, अस्थाई सभा, उच्च सदन सभा, उच्च सदन सभा भी क्या होता है? कहा जाता है। ठीक, ये बात हो गई, पूछ लिया जाता है प्रश्न। वहीं अगर बात करें, आपसे ये पूछ सकता है कि राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए सदस्यता के लिए, इस तरह से लिखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि राज्यसभा के सदस्यता के लिए एक एक बिंदु जो लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। न्यूनतम आयु अगर पूछ ले तो न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। कितनी? तो 30 वर्ष। वहीं अगर बात करें राज्यसभा से संबंधित कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल तो वो कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष? तो 6 वर्ष होता है। ये आप क्या करिएगा? ध्यान में रख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। ठीक, और अगर हम बात करें तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य। ये प्रश्न भी पूछ लेता है, मनोनीत। तो आप लोग भी नोट डाउन जरूर किया करें, आप ही लोग के लिए हेल्प रहेगा। चलिए 6ठे प्रश्न को देख लेते हैं। यकीन मानिए जो ये कथन वाले सेंटेंस है तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती वाले हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण बनेगा। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन असत्य हैं, यानी गलत पूछा जा रहा है, तो हमें सारा सेंटेंस क्या होगा? पढ़ना पड़ेगा। अगर बात करें असत्य पूछा गया है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही दी हुई है। हमसे गलत पूछ रहा है तो 1 नंबर तो होगा नहीं, कट करेंगे इसको। वहीं बात करें दूसरे की, 9वें संविधान संशोधन 1960 के तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, तो ये सेंटेंस है गलत दिया हुआ। क्यों गलत दिया हुआ है ये भी चर्चा करेंगे, उससे पहले 3 पे देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 152 में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है, 152 में दिया है। ठीक है, हमसे गलत पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्या है? गलत ही है, चूंकि 152 में नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसके आंसर की गलत की, तो एक तो 2 नंबर गलत हो गया और एक हो गया क्या? 3 नंबर गलत। ठीक, ऑप्शन में देखिए एक भी नहीं दिया है, तो इसमें से इसको इससे अच्छा है कि कर लीजिए नन ऑफ दीजिए, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, चूंकि 2 सेंटेंस यहाँ पर गलत दिए गए हैं। अब राज्यपाल से संबंधित देख लेते हैं बात। तो देखिए ये क्या है? 9वां संविधान संशोधन 1960 दिया है, जो कि आपको होना चाहिए क्या? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। यही क्या था यहाँ पर? गलत दिया हुआ था। चाहे तो दूसरा नंबर का हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत वहाँ पर होना चाहिए था। वहीं तीसरा जो सेंटेंस था कि अनुच्छेद 152 में राज्यपाल पद का है, तो नहीं, वो है अनुच्छेद 153 के तहत क्या होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। कार्यकाल की राज्यपाल की बात करेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो ये बस यहाँ पर ऑप्शन सही कर लीजिएगा। और अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें
कि राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय का पूछा जा रहा है, तो उच्च न्यायालय का 62 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62 वर्ष। ये बात आपको क्या करना है? ध्यान रख लेना है। वहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। एक उच्च न्यायालय होगा। पॉलिटी पढ़िएगा तो अनुच्छेद, संशोधन, भाग, अनुसूची ये आपका चलता ही रहेगा। ठीक। वहीं अगर बात करें, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, ये आपसे पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा 25 उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक, ये बात हो गई। और अगर हम बात करें इसमें, तो आप ये पूछ लिया जाता है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये बनी थी, मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, तब नाम रखना है लीला सेठ। क्या नाम याद रख लेना है? लीला सेठ। यही अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न लगा रहे, पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तब क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो अन्ना चांडी। कौन हो जाएंगी? अन्ना चांडी। दोनों नाम महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। चलिए आज के 8वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। और उस पे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक अभी ही कर दिया करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, सब पे शेयर कर दिया करें। और यकीन मानिए जो भी क्लासेस आपको दी जा रही है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। जो आपको डिस्कशन दिया जाता है वो आपके लिए बहुत मायने रखेगा। और सारा एनसीईआरटी बेस्ड कराया जा रहा है। आप लोग चाहें एक बार प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको क्लास अच्छी लगती है, तो कमेंट भी कर दिया करें। एक कमेंट आपका हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो चलिए पॉलिटी के अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? यहाँ आपसे प्रधान पीठ पूछा जा रहा है, या फिर कहीं कहीं पे मुख्य पीठ भी लिखा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अमरावती में। कहाँ स्थित है? तो अमरावती में। ठीक, उसी तरह से आपसे अगर पूछ लिया जाए किसका, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना का पूछ ले, ऑप्शन डी में तेलंगाना है, किसका प्रधान पीठ कहाँ होगा? तो हैदराबाद में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश का हम लोग जान ही गए कि कहाँ हो जाएगा? अमरावती में। ठीक, उसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए एक मणिपुर का, ध्यान रखिएगा मणिपुर चर्चा में भी है, तो मणिपुर की अगर बात करें तो इसका जो हो जाएगा मुख्य पीठ कहाँ? तो इम्फाल में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। ठीक, वहीं अगर और किसी का जानना हो तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे उत्तराखंड का पूछ दे तो उत्तराखंड का हो जाएगा नैनीताल। ये सब प्रधान पीठ है कि इन उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ कहाँ है, पूछ लिया जा सकता है।
त्रिपुरा का भी ध्यान रख सकते हैं। त्रिपुरा का हो जाएगा अगरतला में। कहाँ हो जाएगा? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो संबंधित किससे हो जाएगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। ठीक, यानी शॉर्ट में CAG भी कैग के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें अगर इनके पदावधि की तो ध्यान रखिएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो, 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये इनकी पदा अवधि के अंतर्गत आती है। ठीक, अगर और हम बात करें कि ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, त्याग पत्र, तो ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसको? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। वहीं आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हैं केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट क्या है? राष्ट्रपति को देते हैं। रिपोर्ट राष्ट्रपति को देखते हैं। जो आप लोग पेड बैच लगा के क्लास कीजिएगा ना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और बिल्कुल फ्री के जैसा नहीं, पेड बैच के जैसा। तो मेहनत आप लोग भी देखा कीजिए, आप ही लोग के लिए किया जाता है। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम कैग कौन थे, तो नाम ध्यान रखिएगा बी नरहरि राव। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ जाए 10वें नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है। बार बार कथन वाले बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट होता ही है, सत्य पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये कथन क्या है? सत्य ही दिया हुआ है। चूंकि बात करें कि अगर हम, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें लिख लीजिएगा ऑप्शन ए की अगर बात हो रही है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 1833 के तहत, और उसी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। ठीक, ऑप्शन बी है हमारा भारत का प्रथम वाइसराय, जो कि दिया हुआ है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये हो जाएगा गलत। ठीक, तो कौन हो जाएगा भारत का प्रथम वाइसराय? तो ध्यान रखिएगा, ये लॉर्ड कैनिंग बना था। कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। तो ये गलत हो गया। उसी तरह से है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी गलत दिया हुआ है, चूंकि यहाँ पर आपका होना क्या चाहिए था? वारेन हेस्टिंगस। ठीक, तो किस लिए गलत हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी है प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष सर रॉस बॉरकर। तो ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन से। पहले इसका आंसर जान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूंकि ये एक सेंटेंस जो है सही दिया हुआ था कि प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तब हो जाएंगे क्या? सर रॉस बारकर। यहाँ पर दे दिया था प्रथम विधि आयोग के। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा कि क्यों गलत हुआ। चलिए
आगे की ओर देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, यानी कि कमी था पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, इसमें था अभाव। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट के तहत या फिर इस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ, जो प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको डिटेलिंग दे दिया जाए। भारतीय संघ की स्थापना का क्या था, प्रावधान शामिल था, प्रावधान शामिल था, तो ये भी लिख लीजिएगा। वहीं अगर बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में क्या हुआ था, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। द्वैध शासन क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और किसका प्रावधान किया गया था, तो केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया था। व्यवस्था का मतलब द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने का प्रावधान कर दिया गया था। तो ये दोनों पॉइंट इसमें ही आपको ध्यान रखना होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फिर से आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं था पूछा जा रहा है। 1935 के तहत पर जब बात हो रही, ऑप्शन ए है तार, तो ये शामिल था। बी है बीमा, ये भी शामिल था। और सी है शांति, ये शामिल नहीं था। ठीक, बाकी डाक भी शामिल था। तो ये बात आपको क्या करना, चूंकि जो ये शांति है ऑप्शन सी में, ये प्रांतीय सूची का विषय है, प्रांतीय सूची का विषय है, यानी कि राज्य सूची का विषय है। ठीक है, वहीं बात करें संघ सूची का, जो कि प्रश्न हमसे पूछ लिया गया है, तो उसमें अगर बात करें 1935 के तहत, तो जल, थल, वायुसेना, विदेशी मामला, बैंक, डाक, तार, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे, संघ सूची के अंतर्गत। वहीं राज्य सूची की अगर बात करें, और ये आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है। तो राज्य सूची में अगर हम बात करें तो जैसे शांति जाने, न्याय हुआ, या फिर स्थानीय स्वशासन हो गया, स्थानीय स्वशासन, ये सब आ जाएंगे राज्य सूची के अंतर्गत। और लास्ट क्या है, एक समवर्ती सूची। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि दीवानी, फौजदारी, कानून, विवाह, तलाक, ये सब किसके अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब देखिए आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पर, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना। आपको बताना है कि तीनों सूची में बारी बारी से कि कौन सूची में कितने विषय शामिल है, वर्तमान में कितने विषय शामिल है, और ये आपको पढ़ाया हुआ भी है। आशा करते हैं आप लोग जो भी वीडियो देखेंगे जवाब ईमानदारी से देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, फिर से सत्य है आ गया है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है संघ शक्ति समिति, जो कि दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये तो गलत दिया हुआ है। चूंकि संघ शक्ति समिति के जो अगर एक तरफ अध्यक्ष की बात है और एक तरफ आपका समिति दे दिया है, ठीक,
तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब अध्यक्ष की बात आएगी तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो ये इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी है प्रांतीय संविधान समिति, जो कि दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी क्या है, गलत ही दिया हुआ है, क्योंकि प्रांतीय संविधान समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक, तो ये भी गलत दिया हुआ है। वहीं प्रक्रिया नियम समिति की बात करें तो इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये देखिए हमें सही मिल गया। ऑप्शन डी है मूल अधिकार समिति, तो इसके कौन है, के एम मुंशी। ये भी गलत था, तो के एम मुंशी की जगह क्या होना चाहिए था, मूल अधिकार समिति में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो ये आपको याद रहेगा तभी ना सही गलत चुन पाइएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह से कुछ और समिति पे चर्चा करते हैं, जैसे प्रक्रिया नियम समिति जान गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह से आपको ध्यान रखना है संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संचालन समिति, अच्छा संचालन समिति तो आपको बता ही दिए, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, तब कौन हो जाएंगे, तब हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी। एक एक को आपको ध्यान रखना है, मिलान के रूप में ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है। वहीं अगर रहे आपसे पूछ लेता कि और क्या बच गया, एक पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, तदर्थ समिति, तब कौन हो जाएंगे, तब भी हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी। और यहाँ पर सिर्फ रहता ना कि राष्ट्रीय ध्वज समिति, ध्वज समिति, तदर्थ ना लगा रहे, तब ध्यान रखिएगा JB कृपलानी। ये सब पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ये प्रश्न तो हम ही आपको इतना बार पढ़ा चुके हैं कि आप लोग आराम से आंसर करिएगा। एक बार, कितना बार, तो एक बार। कब किया गया, तो 42, मतलब कौन सा संशोधन के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कितने नए शब्द जोड़े गए, तो 3 नए शब्द क्या हुआ था, जोड़ा गया था। कौन कौन, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और क्या हो जाएगा, अखंडता। और प्रश्न बार बार पूछ भी लिया जाता है, चाहे आप बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक, तो ये आप क्या करेंगे, ध्यान में रख लीजिएगा। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, ये पूछ ले तो ध्यान रखिएगा ठाकुर दास भार्गव जी ने। किसने कहा था, ठाकुर दास भार्गव जी ने। अगर पूछे परिचय पत्र किन्होंने कहा था, तो कि प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा था, तब ध्यान रखना है नानी पालकी वाला। ठीक, चलिए आगे की देख लेते हैं प्रश्न को। 15 नंबर, भारत के संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है जर्मनी से। किससे, तो जर्मनी से। वहीं आयरलैंड से बात करेंगे तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, ये बात हो गई। वहीं बात करेंगे अगर फ्रांस से, तो फ्रांस में आपको ध्यान रख लेना है समता व बंधुता
समता व बंधुता हो गया, या फिर गणतंत्रात्मक हो सके मिलान में ही पूछ दे, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। वहीं लास्ट है कनाडा, तो कनाडा से आप ध्यान रखिएगा अवशिष्ट शक्तियाँ, काफी बार पूछा गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई है वहां से। और क्या लिया गया है, अर्धसंघात्मक सरकार, अर्धसंघात्मक सरकार, और भी कुछ ली गई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी को लिखिए। चलिए आगे की देख लेते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो ये वित्तीय समिति की बात आ गई है, जिसमें सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात करें तो ये 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से और क्या कहता है 7 राज्यसभा से। ठीक, ये बात हो गई। अगर इनकी नियुक्ति की बात करें कि नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। और ये किसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, तो ध्यान रखिएगा कृष्णा मेनन समिति। कौन समिति, कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर, ये बात ध्यान इसमें रख लेंगे। वही बात करेंगे अगर लोक लेखा समिति की, हालांकि ये कई बार आपको हम बता भी चुके हैं, तो उसमें भी कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। और वो किसकी सिफारिश पर, तो ध्यान रखिएगा 1919 भारत शासन अधिनियम की सिफारिश पर। ठीक, एक और कौन होता है, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, जिसमें सदस्य कितने होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। इस अगर ये बात करें इसकी, तो जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर। तो हर एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है, लिखिएगा जरूर। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कुछ विशेष अस्थायी उपबंध किए गए थे, ये आपसे पूछ रहा है भाग, तो ये हो जाएगा भाग 21। ठीक, ये बात हो गई। वहीं भाग 16 की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की बात हुई है। 17 काफी बार पूछा गया है, भाग 17, तो ध्यान रखिएगा ये राजभाषा भाग है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। वहीं भाग 18 की बात करें तो आपात उपबंध, यहाँ हमसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका क्या हो गया, भाग 21 हो गया आंसर। ठीक, चलिए 18 नंबर को देख लेते हैं। 18 नंबर पे जाने से पहले एक बार फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दिया करें, और हाँ एक कमेंट जरूर किया करें। आपको इससे क्लास से संबंधित अगर कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, मन में डाउट हो, पूछ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी बिल्कुल पेड बैच जैसा क्लास कराया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, शेयर जरूर किया कीजिए कमेंट के साथ साथ। चलिए आज के 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा में कब पेश किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो कब पेश किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। और राज्यसभा ने क्या किया था, राज्यसभा ने इसी दिन पारित भी कर दिया था, इसी दिन पारित भी कर दिया था। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है कि क्या आपसे पूछा क्या जा रहा है। और अगर इसमें कुछ जानकारी की हम बात करें तो ये तो जान ही गए कि क्या क्या, बस इसमें इतना ही आप क्या करिए,
ध्यान में रख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ध्यान रख सकते हैं तो 31 अक्टूबर 2019 को ये अधिनियम क्या हो गया था, लागू हो गया था। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अब आ जाइए मिलान करने वाला, एक बार फिर से आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से एक तरफ अनुच्छेद है और इससे संबंधित विषय देखना है। अगर बात करें अनुच्छेद 153 की तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है, तो ए का हो जाएगा 3। बी की बात करें अनुच्छेद 52 है जो कि संबंधित हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति से, तो बी का हो जाएगा 1। सी की बात करें तो अनुच्छेद 155 जो कि संबंधित हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति से, तो सी का हो गया 4 नंबर। लास्टली बचा डी, तो डी की बात करेंगे अनुच्छेद 54 जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से। तो ये तो बस मिलान करना था, अगर हमें पता रहेगा तो हम लोग जरूर जल्दी से मिलान भी कर देंगे। चलिए, भारत के संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है, तो ये तो इतना बार पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम का, ध्यान रखिएगा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन आपको मिलेगा, ये जानकारी भी आपको होगी ही। वहीं बात करें कि अनुच्छेद 1 क्या हो जाता है, संघ का नाम और क्षेत्र, संघ का नाम और क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। 2 की बात करेंगे यानी अनुच्छेद 2 की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना, प्रवेश या फिर स्थापना। यकीन मानिए जो भी ये 40-45 मिनट की क्लास होती है आपको एग्जाम में नंबर दिला सकती है, तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। वही बात करें 3 में क्या हो जाता है, नए राज्यों का गठन या फिर क्या कहते हैं, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में क्या होता है, परिवर्तन। तो ये सब भी आपके लिए अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, एक के साथ ही साथ ध्यान रख सकते हैं। चलिए आज के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। पॉलिटी का अंतिम प्रश्न, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये किनके नेतृत्व में किया था, पहला तो आपको मद्रास राज्य ध्यान रखना, तेलुगु भाषी ध्यान रखना, और ये नेतृत्व हुआ था श्री रामुलु जी के नेतृत्व में। ठीक, वही बात करें आप इसमें ये ध्यान रख सकते हैं, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 56 दिन, कितना, 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद, आमरण अनशन के बाद इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी श्री रामुलु जी की, तो ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ठीक, वो डेट क्या था, तो 15 दिसंबर 1952, ये बात हो गई। और जवाहरलाल नेहरू जी ने तेलुगु भाषियों के लिए क्या किया था, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा, के राज्य की घोषणा भी की थी। ठीक, तो ये आपसे पूछ सकता है। और इसी प्रकार क्या हुआ था कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर, ये प्रश्न भी काफी पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर क्या होने वाला, गठित होने वाला पहला राज्य बना था, पहला राज्य बना था कौन, तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक, तो ये हो गया आज का क्लास, बाकी फिर मिलेंगे नए क्लास में इसी एनर्जी के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर के साथ साथ एक कमेंट भी कर दिया करें। बाकी फिर मिलेंगे, थैंक यू।